हेलो बच्चों। तो मेरे प्यारे प्यारे लाडले बच्चों, कैसे हाल चाल आप सब लोगों के? थोड़ा सा सीक्वेंस का सीन है। अभी आज जो है हम चैप्टर नंबर 11 शुरू करेंगे। सो अब हम करेंगे पहले चैप्टर नंबर 11 to 16। ठीक है बच्चों, तो दिस इज principle and processes of बच्चों देख रहे हो? हेलो, कहाँ? तो देखो बच्चों, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो बात करें अगर बायोटेक्नोलॉजी की, तो ये क्या होता है? इसमें दो वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, एक बायो और दूसरा वर्ड है यहां पे टेक्नोलॉजी, विच मींस इंक्लूडिंग द इंजीनियरिंग। ठीक है। सो आप इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज any प्रोसेस कैरीड आउट, किसी भी तरह का प्रोसेस कैरी आउट किया गया टू नंबर 1 ईदर चेंज maintain any type of ठीक है। सो सिंपल सा इसका मतलब ये है। बताओ मेरे को क्लास में कौन कौन है मेरे साथ? आज जल्दी से अभी बता दो मेरे को फटाक से, बिकॉज पता नहीं क्यों आप लोग आज थोड़ा सा ठीक है। सो इसका एक्सप्रेशन मेंटेन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये सब चीजें ना इसके अंदर क्या क्या आते हैं? अब सबसे पहले आता है इसका जेनेटिक्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब हम उसका जेनेटिक स्टडी करते हैं, उसमें हम उसकी सीक्वेंसिंग करवाते हैं। दैट इज अगेन इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड सेकेंड वी हैव इज द कंडीशन ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग। दूसरी कंडीशन इसमें है जेनेटिक मॉडिफिकेशंस। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस तीसरी कंडीशन।
मेंटेनिंग द कल्चर। अब मेंटेनिंग द कल्चर, देखो हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर जगह से आइसोलेट किया। आइसोलेशन का मतलब होता है हमने वहां से उसकी उस नेटिव प्लेस से उठाकर और हमने लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर हम उसे लेकर आए। अब अगर हम उसे लेबोरेटरी कंडीशंस में लेकर आते हैं, उसके बाद में उसे वही सब एनवायरनमेंट देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, टेम्परेचर वही चाहिए, उसको हाइड्रेशन की कंडीशंस वही चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए, एरोबिक है या एनएरोबिक है, वो कौन से तरीके के मटेरियल में ग्रो करता है, उसको नेचुरल यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए या वो इनऑर्गेनिक से अपना फूड फॉर्मेशन कर सकता है, और क्या एक पॉपुलेशन एक सर्टेन कंसंट्रेशन में उन ऑर्गेनिजम्स के, सपोज बैक्टीरिया, एक प्रॉपर नंबर में इंक्रीज होने के बाद में क्या वो कोई कंपटीशन शो करते हैं, क्या वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, क्या वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम बनते हैं। तो ये सब चीजें जो होती है ना, इन सबको ध्यान में रखकर और उस कल्चर को हम मेंटेन करते हैं। सॉरी। तो बच्चों, ये जो मेंटेनिंग द कल्चर है, ये किस किस चीज के अंदर हो सकता है? कल्चर मेंटेनेंस फ्लास्क के अंदर हो सकता है, कल्चर मेंटेनेंस पेट्री डिश के अंदर हो सकता है, और कल्चर मेंटेनेंस का सबसे बड़ा जो साधन हमारे पास अवेलेबल होता है दैट इज बायोरिएक्टर। ये क्या होता है? हमेशा बायोरिएक्टर होता है। अब फ्लास्क और बायोरिएक्टर के बीच में डिफरेंस ये है कि हम फ्लास्क में एनवायरमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम बायोरिएक्टर में सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑक्सीजन इनपुट, कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट, पीएच, वाटर, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, प्रोडक्ट और टॉक्सिन और जो बबल्स बनते हैं, सब चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है बायोरिएक्टर में। फ्लास्क इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। फ्लास्क क्या होती है? एक आइसोलेटेड सिस्टम होती है जिसमें किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हेलो निशा, हु इज दीप्ति आई है क्या क्लास में आज? और मेंटेनिंग द कल्चर के बाद में आता है फोर्थ पोर्शन, प्रोडक्ट प्रोडक्शन। ठीक है, मेंटेनिंग के बाद आता है प्रोडक्ट प्रोडक्शन, यानी इसमें बायोरिएक्टर जब हम यूज करेंगे, बायोरिएक्टर यूज करने के साथ साथ हम उसमें से प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसके लिए भी और इन तीनों के लिए भी प्रॉपर एक टेक्नोलॉजी और उनका सेट डिफाइंड है, कुछ रूल डिफाइंड है, कुछ एपरेटस और कुछ प्रोसीजर डिफाइंड हैं जिनको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों का ही वेट कर रहा था एक्चुअली। इससे पहले जनरल इंट्रोडक्शन था, सो अभी हम शुरू कर रहे हैं प्रिंसिपल्स। स्टार्टिंग इज प्रिंसिपल। सो बायोटेक्नोलॉजी की बात हमने करी और उसके प्रिंसिपल्स की बात हमने करी। सो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मेनली है एक किसी ऑर्गेनिज्म के जितने भी सुख सुविधाओं से ओत प्रोत जो भी चीजें हैं, मतलब एक किसी ऑर्गेनिज्म को जो हम लेबोरेटरी कंडीशंस में ग्रो करवाना चाहते हैं तो उसको जो जो कंडीशन देनी जरूरी है, उन सब चीजों को एग्जैक्टली उसी मैनर में मेंटेन करना इस बायोटेक्नोलॉजी। उसके डीएनए, उसके प्रोटीन, उसके एक्सप्रेशन और उसकी लिविंग हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश करना, दैट इज अगेन जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी। अब यहां से कुछ वर्ड्स आते हैं, तो प्रिंसिपल में जो जो टर्मिनोलॉजी आती हैं वो हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, वी हैव टर्म नंबर 1, दिस इज
रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दूसरी टर्मिनोलॉजी यहां से आती है जीन ऑफ इंटरेस्ट। नंबर 3 आता है वेक्टर। टर्मिनोलॉजी नंबर 4 यहां से आती है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की जगह अगर आप इसको लिखेंगे न्यूक्लिएजेस। ठीक है, इसके बाद चलो इन 4 को देखते हैं पहले, उसके बाद में देखेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब होता है नेटिव डीएनए प्लस जिस जीन को हम किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। ठीक है, जो भी जीन हम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करवाना चाहते हैं वो क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब सपोज करते हैं यहां पे एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के इस क्रोमोसोम में, यानी इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, तो इस क्रोमोसोम के अंदर हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऐड कर दिया। ठीक है, सपोज करिए ये इतना पोर्शन जो है, अरे भाई रुक जा, ये इतना पोर्शन जो है हमने हमारी जीन इसके अंदर डाल दी। जब ये नॉर्मल कंडीशन में ये एक सेल था which was not having our gene of interest which was not having our gene of interest, that time it was a cell, normal cell। इसके इस डीएनए को हम बोलते जीनोमिक डीएनए या इट वाज नेटिव डीएनए। बट जैसे ही हमने इस छोटी सी जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसके क्रोमोसोम के साथ में ऐड कर दिया और जब दोनों को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनता है, which will be something like this, so this is known as recombinant DNA। ये क्या होता है? दिस इज recombinant डीएनए। ठीक है बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी सपोज करिए हम एक प्रोटीन प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, हम किसी एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन की प्रोडक्शन करवाना चाहते हैं, सपोज वो है इंसुलिन। अब इंसुलिन के लिए एक जीन होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये इंसुलिन क्या है? एक पेप्टाइडल हार्मोन है। ठीक है, वी वॉन्ट टू प्रोड्यूस वी वॉन्ट कि ये बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करे। व्हाट इज इंसुलिन? इंसुलिन पेप्टाइडल हार्मोन। इंसुलिन क्या होता है? एक पेप्टाइडल हार्मोन होता है, मतलब ये अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है n नंबर ऑफ टाइम्स। अब अगर ये n नंबर ऑफ टाइम अमीनो एसिड से मिलकर बना है, मतलब इसके लिए कोई ना कोई डीएनए का पोर्शन रिस्पॉन्सिबल होगा, एंड दिस इज द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन। नॉर्मली हर एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन की जीन प्रेजेंट होती है। जब हम जीन को ह्यूमन बॉडी से आइसोलेट करते हैं और फिर उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं, दैट डीएनए इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दिस डीएनए विच डज नॉट हैव, विच इज नॉर्मल फॉर बैक्टीरिया, इज जीनोमिक डीएनए, और जो जीन हम डालना चाह रहे हैं दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब आती है बात वेक्टर्स की। So what do you understand by vectors? वेक्टर का मतलब होता है, नॉर्मली वेक्टर का मतलब होता है किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाने वाला, दैट इज कैरियर। ठीक है, अब इस कंडीशन में, यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे हम बात कर रहे हैं।
तो ये जो वेक्टर है दिस विल बी अ इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे, तो बट जब पढ़ेंगे तब तुम्हें प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए ये मॉलिक्यूलर व्हीकल और ये सब आज मैं करवा रहा हूं। सो दिस वेक्टर इज मॉलिक्यूलर व्हीकल जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करवा सकता है। दिस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस इज वेक्टर। सो ये बन गया एक डीएनए, रिकंबाइंड डीएनए, और अब क्या होगा, इसको हम डाल देंगे इसमें, ठीक है। तो हमारी इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को, रिकंबाइंड डीएनए इज ये डीएनए प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट, बट मॉलिक्यूलर व्हीकल यानी इस जीन को हम ट्रांसफर कैसे करेंगे, तो वो होता है वेक्टर की हेल्प से ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद न्यूक्लियेजेस, तो ये न्यूक्लियेजेस जो होते हैं दीज आर DNA digesting enzymes। These are DNA digesting enzymes। अब DNA digesting enzymes, चलो ये हो गया। इसके बाद टर्म आती है नंबर 5। टर्म नंबर 5 इज जीन क्लोनिंग। टर्म नंबर 6 दिस इज जीन ट्रांसफर। टर्म नंबर 7 ORI। नंबर 8 प्लाज्मिड। जीन क्लोनिंग का मतलब होता है, क्लोन का क्या मतलब होता है, सिंपल क्लोन का मतलब होता है क्लोनिंग, यानी किसी चीज के एग्जैक्ट कॉपीज प्रोड्यूस करवाना इन अ लार्ज अमाउंट। जीन क्लोनिंग का क्या मतलब होगा, जीन क्लोनिंग का इधर मतलब होगा मेकिंग बिलियन कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। अरे भाई ठीक है, मेकिंग बिलियन कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट चूज किया है बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करने के लिए, उसकी पहले बहुत सारी कॉपीज बनाई जाएंगी। कारण क्या है इसका, कि अगर एनी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी एनी सर्टेन स्टेप, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स होते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें से कहीं पर भी अगर कभी भी प्रोसेस फेल हो जाता है तो हमें दोबारा शुरू से शुरू ना करना पड़े, बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट ना करना पड़े। तो इसके लिए देखो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको कब मिलेगी, जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें तब मिलेगी, जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें तब मिलेगी जब हम ह्यूमन बॉडी के सेल्स, ह्यूमन बॉडी के सेल्स को ब्रेक डाउन करेंगे और जीन को आइसोलेट करवा लेंगे। कौन सी जीन, इंसुलिन की जीन। तो हमारा पहला स्टेप वो रहेगा। तो हमारी बॉडी क्या हुई, डोनर ऑर्गेनिज्म। अगर इस जो जीन निकाली गई है वो सपोज करिए छठे स्टेप पर जाकर टूट गई, छठे स्टेप पे जाके टूट गई और हमारे पास उस जीन की एक ही कॉपी थी, तो दोबारा शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी, डोनर ऑर्गेनिज्म से। इसलिए ऐसा ना हो तो जीन को क्लोनिंग करवाई जाती है, या इसे बोला जा सकता है जीन एम्प्लीफिकेशन। क्या बोल सकते हैं इसे, जीन एम्प्लीफिकेशन। इसके बाद जीन ट्रांसफर, सिंपल जीन ऑफ इंटरेस्ट, GOI इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू
होस्ट सेल, जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू होस्ट सेल विद और विदाउट वेक्टर। यानी वेक्टर एक तरीका है जीन ट्रांसफर करने का, बट जरूरी नहीं है कि हर सेल के लिए वेक्टर को यूज किया ही जाएगा। ठीक है, विद और विदाउट वेक्टर, तो ये होता है जीन ट्रांसफर। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सो व्हाट इज दिस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब होता है जिस वेक्टर के साथ, सपोज ये वेक्टर था और इस वेक्टर के अंदर ये हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये ग्रीन कलर की, ठीक है। अब यहां पे है एक जगह पर origin of replication, suppose this is origin of replication। अब देखो ये है एक वेक्टर, इसको हमने सेल के अंदर डाल दिया, ठीक है, इसको हमने सेल के अंदर डाल दिया। अब ये जो वेक्टर सेल के अंदर गया, वहां जाने के बाद उसने एक बार प्रोटीन प्रोडक्शन करवाई, सिर्फ एक बार प्रोटीन प्रोडक्शन करवाई। कौन सी जीन से? जीन ऑफ इंटरेस्ट से एक ही बार प्रोटीन प्रोडक्शन करवाई, तो क्या हमें कोई फायदा होने वाला है? सोच के देखो, अगर आपको कहीं बहुत दूर भेज दिया जाए, जहां आपको जाने में 10 दिन का वक्त लगे, वापस आने में 10 दिन का वक्त लगे, और वहां सिर्फ काम आपको 10 ही मिनट का हो, तो क्या आपको यह न्याय संगत लगता है? मतलब 10 दिन जाने में लगे, 10 दिन वापस आने में लगे, बट 10 ही मिनट का काम था। पॉसिबल नहीं है ना ऐसी चीज। ऐसा ही इसके साथ, अब प्रोटीन प्रोडक्शन, अगर मैंने इंसुलिन की जीन सपोज बैक्टीरिया के अंदर डाली, और फिर उसके बाद वो बैक्टीरिया के अंदर जीन जाकर एक मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस करवा देता है, उसका क्या मुझे कोई फायदा होगा? एग्जैक्टली नो, उसका मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। कम से कम वो कुछ टाइम तक एक इतनी कंसंट्रेशन तो इंसुलिन की प्रोड्यूस करे जिससे हमारा खर्चा तो पूरा हो जाए कम से कम, है ना। सो ये होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कि कितनी बार ये वेक्टर इस जीन को एक्सप्रेस करवा सकता है, ठीक है, कितनी बार ये वेक्टर इस जीन को एक्सप्रेस करवा सकता है, यह है इसको समझने का एक तरीका, ठीक है। और ये जो एक तरीका है, बाकी जब हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे तो वो आगे आएगा आपके पास, ठीक। अभी इतना समझ लो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज सिंपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल, ये वेक्टर की जिम्मेदारी है कि ये कितनी बार एक्सप्रेस होगी, कितने मॉलिक्यूल्स बनाएगी। इसके बाद प्लाज्मिड, तो ये जो वेक्टर मैं तब से कर रहा हूं, ये प्लाज्मिड ही होता है, ठीक है। तो प्लाज्मिड होता क्या है? दिस इज सर्कुलर, दिस इज अ सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, इन प्रोकैरियोट्स। किसमें होता है ये? प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब एक सेल, इस सेल का सेंटर के अंदर क्रोमोसोम तो प्रेजेंट है ही है, यहां पर अलग से एक प्लाज्मिड भी प्रेजेंट है, और काम कब करता है? स्ट्रेस कंडीशन में एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट्स इन स्ट्रेस कंडीशंस, ठीक है बच्चों।
ओके। सो अगली बात आती है अब आपके पास अब तो ये 8 टर्म्स थी। इन 8 टर्म्स के साथ साथ एक आधी टर्म कुछ जनरल टर्म्स हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। ये इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये होता क्या है? सबसे पहले तो बात ही सिर्फ इतनी सी है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ किसी भी तरह की जेनेटिक इंजीनियरिंग करना और उसके डीएनए को रिकॉम्बाइंड बनाना इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सिंपल, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं? अब याद करो, हमारी बॉडी के अंदर क्या कोई भी प्रोसेस बिना एंजाइम्स के हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी आएंगे टूल्स ऑफ आरडीटी। टूल्स ऑफ आरडीटी में सबसे पहले आता है एंजाइम्स, ठीक है। दूसरा इसके अंदर आता है वेक्टर्स एंड सेलेक्टेबल मार्कर्स। वेक्टर्स एंड सेलेक्टेबल मार्कर्स। तीसरा इसके अंदर आता है एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और इसके अंदर आता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विच इज पीसीआर, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बाद आएगा, हम पढ़ेंगे इसमें कंप्लीट। एक आता है इसके अंदर कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर्मेशन और फिर इसके बाद आती है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। तो बिल्कुल फर्स्ट देख लेते हैं हम एंजाइम्स ऑफ आरडीटी। अब निशा साथ के साथ बोलते रहना, ठीक है। साथ के साथ बोलते रहना। तो मेरे को जल्दी से ये बताओ, क्या हमारी बॉडी के अंदर कभी भी किसी भी तरह का प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस बिना एंजाइम्स के अगर हो सकता है? यस और नो? नाउ दिस इज सेल ब्रेकिंग एंजाइम्स, बिल्कुल पहला, या आप इन्हें बोल सकते हैं सेल लाइसिस एंजाइम्स, तो सेल को ब्रेक डाउन करने के लिए। अब देखिए डोनर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं? डोनर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। जो हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो डोनर ऑर्गेनिज्म सबसे पहले हो सकता है यहां पर फंगस, दूसरा हो सकता है बैक्टीरिया और तीसरा हो सकता है एल्गी एंड प्लांट।
फंगस, बैक्टीरिया, एल्गी और प्लांट। नहीं, मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं, जितने भी प्रोसेस है बॉडी के, ठीक है, जिनके अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट हो सकती है, यानी जो एंडरगोनिक प्रोसेस है, सबके अंदर हमें एंजाइम चाहिए रहता है। ठीक है, अब अगर फंगस की सेल वॉल को ब्रेक डाउन करना है, इसका सिंपल सा एक मैटर यह है कि अगर फंगस की सेल मेम्ब्रेन को हम ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि फंगस की मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो फंगस की मेम्ब्रेन कैरी करती है काइटिन, और काइटिन को ब्रेक कर सकता है काइटिनेज। दूसरा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के अंदर होता है म्यूरेमिक एसिड या म्यूरिन। ठीक है, और इसको लाइसोसोम के एंजाइम्स ब्रेक डाउन कर सकते हैं। दीज आर लाइसोजाइम्स। इन्हें क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम्स। तीसरा, एल्गी और प्लांट, इनके मेम्ब्रेन में होता है सेल्यूलोज। सो यहां पर एंजाइम काम करेंगे सेलुलेजिस। कौन से एंजाइम काम करेंगे? सेलुलेजिस। अब ये अगर हुआ, ये तीनों प्रोसेस में, चलो हमने प्लांट सेल लिया था, ये हमारे पास प्लांट सेल आ गया। Now this is a plant cell। हमने प्लांट सेल के ऊपर इन एंजाइम्स को डाल दिया, प्लस सेलुलेजिस। इधर से हमें क्या मिलेगा? सेल वॉल ब्रेकडाउन हो जाएगी और सारा का सारा साइटोप्लाज्म हमें मिल जाएगा। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या है? प्रोटीन, आरएनए, डीएनए। वी हैव प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए। अब देखो, हमें चाहिए तो सिर्फ डीएनए, इसलिए हम इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीएज और साथ में आरएनएज, प्रोटीएज एंड आरएनएज, ये दोनों चीजें भी डाल देंगे। इधर से हमें क्या मिल जाएगा? डीएनए, है ना? यहां से हमें क्या मिल गया? डीएनए मिल गया। कोई प्रॉब्लम? समझे ना? तो ये डीएनए जब हमें यहां से मिल जाएगा, तो मतलब देखो, पहले हमारे पास एक सेल था, अब हम जीन को एक्सट्रैक्ट करवाने के नजदीक पहुंच रहे हैं। जीन को एक्सट्रैक्ट करवाने के नजदीक पहुंच रहे हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब आती है बात दूसरे टाइप के एंजाइम्स की। डीएनए हमने आइसोलेट कर लिया, हमारे पास एक वॉयल है, एक वॉयल है, और उस वॉयल के अंदर इस प्लांट सेल का जो डीएनए है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आएगी बात अगले चीज की। सो नाउ वी हैव इज न्यूक्लियेजेस। और न्यूक्लियेजेस तीन तरीके के होते हैं। नंबर 1, एक्सो न्यूक्लियेज। नंबर 2, एंडोन्यूक्लियेज। नंबर 1 एक्सोन्यूक्लियस, नंबर 2 एंडोन्यूक्लियस, और तीसरा होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है,
एक्सोन्यूक्लियेसिस सिंपल डीएनए कटिंग एंजाइम्स होते हैं, डीएनए पर निक लगाते हैं आउटसाइड द सीक्वेंस। ये एक डीएनए है, अगर एक्सोन्यूक्लियस का ट्रीटमेंट इसके ऊपर दिया जाता है तो ये यहां से काटना शुरू करेंगे और फिर यहां से काटेंगे, फिर यहां से काटेंगे, यानी मूवमेंट इनकी इस तरफ होती है या वो इस तरफ भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब हमेशा किनारे पर से काटना स्टार्ट करते हैं, एक एक बेस पेयर को काटते चले जाते हैं और एक किनारे पर से काटना शुरू करते हैं। ये है तो यहां से काटना शुरू करेंगे और धीरे धीरे पूरा डीएनए खत्म हो जाएगा। दूसरी बात आती है एंडोन्यूक्लियस की, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है? अब एक्सोन्यूक्लियस को इनका आरडीटी में कोई काम नहीं है, RDT do not use exonuclease, RDT even do not use endonuclease। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस दोनों को यूज नहीं करती। तो एक्सोन्यूक्लियस को क्यों यूज नहीं करती? इसलिए इसका कारण सपोज ये है एक डीएनए, ये डीएनए के सीक्वेंस, ठीक है। अब यहां पर सपोज एक्स एक्सोन्यूक्लियस है, ये क्या करता है? इसका काम है जी और ए के बीच में कट लगाना। तो इसको जहां जहां जी और ए मिलते हैं वहीं पर वो उनके बीच में काट देता है, ठीक है। अब ये जो डीएनए है ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, बट क्या ये चीज स्पेसिफिक है? क्या ये चीज स्पेसिफिक है? नहीं। इस एंडोन्यूक्लियस को अगर जीन के बीच में भी कहीं जी और ए मिल गया तो ये उसको वहां से भी काट देगा। इसको फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको बस काटना है। तो एंडोन्यूक्लियस इस तरीके से काट देता। अब ये ए और सी के बीच में भी हो सकता है, ये जी और सी के बीच में भी हो सकता है, यानी कुछ भी इनकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स की, ये होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इनको ढूंढने वाले कौन थे? ही वॉज हर्बर्ट बॉयर। ठीक है, आज के टाइम पे वी हैव 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और ये निकाले कितने? आइसोलेटेड आइसोलेटेड फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से 900 अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काम करते हैं? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस चाहिए, नीड्स अ सीक्वेंस, ठीक है, नीड अ सीक्वेंस। कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस, इसे क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है इस रिकॉग्निशन सीक्वेंस को क्या करेगा? सेंस करेगा, और इसको ये सेंस करने के बाद में वहां से काटेगा। इसके लिए सिर्फ दो ही चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, दो ही न्यूक्लियोटाइड, इसके लिए दो ही न्यूक्लियोटाइड रिस्पॉन्सिबल हैं। इसको कुछ लेना देना ही नहीं है, तो मतलब ये भी अनस्पेसिफिक है और ये भी अनस्पेसिफिक है। इसकी होती है स्पेसिफिसिटी, दिस इज स्पेसिफिक फॉर रिकॉग्निशन सीक्वेंस। यानी
अगर 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं तो 900 रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी प्रेजेंट है। ठीक है, अगर 900 रिकॉग्निशन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं तो 900 रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस भी हैं, और ये सबकी सबसे काटेगा अपना अलग अलग स्पेसिफिसिटी को रखते हुए। ठीक है बच्चा, सबसे पहली आइसोलेशन किस में से करी गई थी? द फर्स्ट आइसोलेशन, आगे में लिख लेते हैं, the first restriction endonuclease was HIND2। ठीक है, बिल्कुल पहला क्या था? HIND2। अब यहां कुछ चीजें लिखी हुई हैं HIND और 2, निकाला किसके अंदर से गया था? ये निकाला था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया होता है, दिस इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इस बैक्टीरिया के अंदर से इसे निकाला गया था। ठीक है, सबसे पहले इनको नोटिस किसने किया था? तो सबसे पहले नोटिस करने वाला, दैट आई एम टोल्ड अर्लियर, दैट वाज हर्बर्ट बॉयर। अब आती है इनका नोमेनक्लेचर, और फिर हम देखेंगे कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस के बारे में। वी हैव नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। सो देखिए, एक एग्जांपल है आपके पास इको R1, या इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं RY13, इको RY13। दूसरा भी लिख लेते हैं हम इधर HIND PST1, या हम एक और लिख के दिखा देता हूं, दिस इज PVU2। ये सबके सब जो मैंने 3-4 नाम लिखे हैं आपके सामने, ये होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ओके बच्चों, सो नोमेनक्लेचर कुछ इस तरीके का होता है इसका। जो ये इको R1 है, चलो हम इसको इको R1 ले लेते हैं, RY13 लिखा हुआ है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सबसे पहला जो अक्षर होता है बिल्कुल फर्स्ट, दिस इज जीनस। अगले जो 2 अक्षर होते हैं ये होते हैं स्पीशीज। अगला जो R होता है, दिस इज स्ट्रेन। और इससे अगला, ये 2 भी हो सकते हैं, इससे अगला जो भी नंबर होता है दैट इज सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन। कहने का मतलब ये कि ये जो इको RY13 है, इसको, इसके नाम को ब्रेक डाउन कैसे किया जाता है। अब ये जो 1 है वगैरह वगैरह, ये सब चीजें देखो, इको RY13 सबसे पहला अक्षर, बिल्कुल फर्स्ट पहला अक्षर विच इज ऑलवेज कैपिटल, वो जीनस का होता है। तो जीनस इसका क्या है? एस्क्रीशिया, देख लेना स्पेलिंग। स्पीशीज इज कोलाई, तो एस्क्रीशिया का ई लिया, कोलाई का CO। स्ट्रेन, R स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? जैसे कुत्तों में ब्रीड होती है,
भैंसों में, गायों में ब्रीड होती है, जैसे जर्मन शेपर्ड है या बुली है या डोबरमैन है या कुछ भी, मतलब तो ये जो ब्रीड्स होती हैं इनको बड़े ऑर्गेनिजम्स के केस में ब्रीड बोला जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट के केस में इनको स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, वो सिंपल स्ट्रेन है, मतलब स्पीशीज सेम है, जीनस सेम है, इनका जेनेटिक मेकअप थोड़ा थोड़ा हैबिटेट के अकॉर्डिंग स्ट्रेन इनकी बन जाती है। ठीक है, सो ये स्ट्रेन होगी आर। और सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन, मतलब इसको इकोलाई बैक्टीरिया के आर स्ट्रेन से 13वें नंबर पे आइसोलेट किया गया था। ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया के आर स्ट्रेन से 13वें नंबर पे आइसोलेट किया गया था। इससे बनता है इको RY13, या आप इसको सिंपली इको R1 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही PST की बात करोगे तो P का मतलब है प्रोविडेंशिया, ST का मतलब है स्टुअर्टाई, और स्ट्रेन इसकी कोई है नहीं, और दिस वाज फर्स्ट आइसोलेट। सो दिस इज प्रोविडेंशिया स्टुअर्टाई फर्स्ट आइसोलेट PST1। PVU, this is Proteus, VU is vulgaris, Proteus vulgaris, and this is second isolate। सो ये होता है नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर इसी तरीके का होगा, और जैसे यहां पर भी है तो H इज फॉर हीमोफिलस, IN फॉर इन्फ्लुएंजे, D स्ट्रेन और सेकेंड आइसोलेट, तो ये होता है हिंड 2। अब ऐसे ही हिंड 1, हिंड 3, तो ये कंडीशन जो है ना ये होती है नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। ठीक है बच्चों, अब आती है एग्जाम्पल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के। सो दिस इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और रिकॉग्निशन सीक्वेंस। मेजरली हम इसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस ही बोलते हैं, बिकॉज सर्टेन कंडीशंस में, देखो रीजन क्या है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का बनाने का कारण क्या है। यहां पर हमने एक बैक्टीरिया, एक DNA की स्ट्रैंड में बना लेता हूं, दिस इज 6 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। नॉर्मली 6 न्यूक्लियोटाइड की होती है, बट बहुत लंबी लंबी भी हो सकती हैं, GA, A, T और C। अब देखो दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। चाहे हम इसको इधर से इधर पढ़ें और चाहे हम इसको इधर से इधर पढ़ें, मतलब जब भी दोनों स्ट्रैंड में से किसी भी स्ट्रैंड पर जब भी हम इसको 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ेंगे, जब भी हम इसे 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ेंगे, ये बिल्कुल सेम रहेगी। GAATTC 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऑपोजिट स्ट्रैंड पे आ जाओ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, GAATTC। दिस इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है किसकी? ये होती है इको R1 की। दिस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज ऑफ इको R1। और इको R1 यहां पर काटता कहां से है? कट्स बिटवीन G एंड A। दोनों G और A के बीच में, तो ये
दोनों G और A, यानी एक G है ये रहा और एक G है ये रहा, दोनों के बीच में तो ये ब्रेक करता है फॉस्फोडाइएस्टर तोड़ने के लिए, यानी यहां से काटने के लिए और यहां से काटने के लिए। टूट गया फॉस्फोडाइएस्टर, ठीक है, ये फॉस्फोडाइएस्टर टूट गया। और अगला प्रोसेस क्या आता है भाई, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करके और ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर सपोज अभी ये किधर जुड़ेगा, इसको हम यहां पर जोड़ लेते हैं, यानी ये था दिस इज इको R1, ठीक है। ये क्या है, इको R1 है। इको R1 अब क्या करेगा, इसके ऊपर जाकर अटैच हो गया और इसने अपनी एक्टिविटी के हेल्प से यहां पर एक कट बना दिया। अब क्या होगा, ये मूवमेंट शुरू करेगा इस तरफ, या ऐसा भी हो सकता है कि ये यहां जुड़ जाए और इस तरफ मूवमेंट करे, ठीक है। ऐसी कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसीलिए जो सीक्वेंस है वो पैलिंड्रोमिक होनी जरूरी है, ताकि वो जिस भी तरफ मूव करे वो काटे हमेशा ऐसे ही, ठीक है, वो सेम तरीके से काटे। तो 5 प्राइम पे जुड़ गया और 3 प्राइम की तरफ मूव कर रहा है। एक बार इसने यहां फॉस्फोडाइएस्टर के बीच में कट मार दिया, G और A के बीच में। अब क्या होगा, ये अपनी मूवमेंट इस तरफ शो करेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। तो सबसे पहला हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये और फिर ये। इससे भी पहले ये बॉन्ड भी ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये बॉन्ड भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के इधर इधर अगर कोई न्यूक्लियोटाइड है ना, तो उसको कुछ नहीं कहने वाला। ये सपोज यहां पर C था और ये T था, सपोज यहां पर A था और T था, ये कुछ नहीं, सिर्फ इसको सीक्वेंस दिखी ये GAATTC। अब स्टिकी एंड्स का क्या मतलब है, प्रोडक्शन किस तरीके की होगी, दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, नाउ दिस एंड इज हैविंग G, दिस इज हैविंग C, ठीक है। 1 2 3 4 5 T T A A and G, नो G, ओके, 5 ही रहेंगे, ठीक है। ये हो गया प्रोड्यूस। दूसरा एंड कैसा बनेगा, सो दिस विल बी G, अब यहां चला गया, दिस विल बी हैविंग C, A T and T, क्या हो रहा है, कंफ्यूज क्यों हो रहा हूं मैं इतना। ये प्रोड्यूस हो गए स्टिकी एंड्स, ठीक है।
अब स्टिकी एंड्स जब प्रोड्यूस हो जाते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं तो डीएनए को अलाइनमेंट में प्रॉब्लम नहीं आती। अब देखो, जब भी ये दोनों जो ना एक दूसरे के पास आएंगे तो ये टी इसके साथ, ये टी इसके साथ, ये ए इसके साथ और ये ए इस टी के साथ अलाइन हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो यहां से स्टिकी एंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब नेक्स्ट एक छोटी सी चीज इसमें रहती है, ये होते हैं स्टिकी एंड्स जो प्रोड्यूस होते हैं इको R1 की हेल्प से, और एक है एंजाइम इको RY। ठीक है, तो ये इको RY जो है ये प्रोड्यूस करता है ब्लंट एंड्स। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लंट एंड्स? सो ये ब्लंट एंड जो है सिंपली जहां से फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स ब्रेक डाउन किए जाते हैं, ये कट लगता है। यहां पर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस नहीं होते, जैसे यहां पर हैंगिंग एंड्स ये प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, ये हैंगिंग एंड्स, दिस इज वन हैंगिंग सीक्वेंस, दिस इज सेकंड हैंगिंग सीक्वेंस। किस लिए हैंगिंग सीक्वेंस हमेशा होती है? इजी अलाइनमेंट के लिए, कि जो डीएनए है वो आराम से जाकर क्या कर जाए, उस पर अलाइन कर जाए इस तरीके से। ठीक है, अगर यही कंडीशन यूं रहती तो ये बॉन्डिंग में प्रॉब्लम आती। ठीक है, और ये बॉन्डिंग की प्रॉब्लम जो है फिर लाइगेज को एनर्जी एक्सपेंडिचर की हेल्प से ऐसा करना पड़ता है कि उनको अलाइन करना पड़ता है पहले, और फिर उसके बाद में डीएनए की बॉन्डिंग होती है। बच्चों कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, या तुम्हें लगता है कि मतलब कुछ भी चीज नहीं समझ में आई है? तो चलो ओके बच्चे, बाय बाय बच्चों, टेक केयर। दिस वाज मी विजय पुनिया एंड you are on to Padres online classes. We are doing chapter number 11, that is principle and processes of biotechnology. Bye bye and love you all.